गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज का अगला जो टॉपिक है वो दिया हुआ है भारत और भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, और अपन बात करेंगे भारत में वन्य जो प्राणी है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से वन्य प्राणी हैं, किन को संरक्षण दिया गया, किस प्रकार से है। तो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ जो मैंने आपको शब्दावली लिखी है उस टॉपिक से। जैसे अपन बात करेंगे मौसम के बारे में, अपन बात करेंगे जलवायु के बारे में, अपन बात करेंगे ऋतुओं के बारे में, अपन बात करेंगे भारतीय मानसून के बारे में, अपन बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, और वन्य प्राणियों के बारे में बात करेंगे, और वनों की आवश्यकता हमें क्यों हुई, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मौसम। देखो ये जो मौसम शब्द आपका लिखा हुआ है, ये मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया। कौन सी भाषा? ये आपके अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया। मौसम क्या? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। और अरबी भाषा का जो मौसम शब्द है इसका अर्थ होता है, अपन कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन, अपन कह सकते हैं परिवर्तन। सीधा सीधा अपन ऐसे बात करेंगे परिवर्तन, यानी जब भी होता है एक मिनट में मौसम कुछ अलग हो जाता है और दूसरे ही क्षण में कुछ मौसम अलग हो जाता है, या इसमें कुछ परिवर्तन पाया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? और मौसम कहते हैं। और मौसम में आपको ये होना चाहिए कि मौसम क्षण भर के लिए बादल भी छा सकते हैं, और क्षण भर के लिए धूप भी आ सकती है, और क्षण भर में बादलों से बारिश भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, ये मौसम जो तापमान और ये मौसम वर्षा और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की अवस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। और ध्यान रखना है, मौसम एक अल्पकालिक घटना है। मौसम क्या है? अल्पकालिक घटना है। अल्पकालिक घटना। ये अल्पकालिक घटना किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यानी क्षण भर में मौसम चेंज हो जाता है और हो सकता है क्षण भर में। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? अल्पकालिक घटना। एक अपन बात करते हैं जलवायु। देखो जलवायु क्या है? जलवायु का मतलब है ये जो कई वर्षों बाद में मौसम में परिवर्तन आता हो। जैसे अपन मान सकते हैं वो लगभग 30 से 35 वर्षों का, 30 से 35 वर्ष एक जैसा अगर मौसम हो तो उसमें वो जलवायु एक समान रहती है। लेकिन 30 या 35 वर्षों के बाद में अगर कुछ परिवर्तन आता हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? जलवायु। ये भी वर्षा, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो जलवायु जो घटना है ये आपकी दीर्घकालिक घटना है। और दीर्घकालिक कैसे? क्योंकि ये लगभग 30 से 35 वर्षों बाद में इसमें परिवर्तन आता है। और मौसम में तो क्षण भर में परिवर्तन आ सकता है, अभी भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, तो ये क्षण भर में हो सकती है घटनाएं। तो इनको अपन अल्पकालिक घटना कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं? दीर्घकालिक घटना कहते हैं। यानी हमारे वातावरण के अंदर तापमान है, वर्षा है, जलवायु है, सूर्य के प्रकाश है, इस आधार पर अगर मौसम में क्षण भर में परिवर्तन हो जाता है तो उसे तो अपन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और यही परिवर्तन अगर 30-35 साल बाद में कुछ चेंज आते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ये दो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मौसम और जलवायु। फिर अपन बात करते हैं, देखो भारत की जलवायु किस प्रकार की है। देखो भारत की जलवायु किस प्रकार की है तो आपको पता होना चाहिए भारत कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो भारत की जो स्थिति है ये वाली, जैसे मान लो एक छोटा सा मैं भारत का मैप बना दूं, फिर आपको उसको बताना है। ये मान लो भारत है, तो भारत में कर्क रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है। और ये देखो ये आपका विश्व है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये अपन कह सकते हैं 66.5 डिग्री, और ये हो जाएगा 90। तो इनके बीच में यहाँ पर हमेशा उष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है, या यहाँ शीत कटिबंध होता है। तो ये कटिबंध के अनुसार इसको भी बांट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना। अब भारत देखो 23.5 डिग्री के, देखो 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा। तो नीचे वाला कौन से कटिबंध में है? यहाँ पे देखो उष्ण कटिबंध है, और
ऊपर वाला कौन से 23.5 से ऊपर, यहाँ पे देखो इसको अपन शीतोष्ण भी लिख सकते हैं या उपोष्ण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उपोष्ण। तो ये उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत कौन से कटिबंध में अवस्थित है? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। लेकिन भारत में अधिकांश गर्म मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हिमालय, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे क्या है? हिमालय। हिमालय क्या करता है? जैसे यहाँ पे जो बर्फ है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ अपन बात करते हैं जैसे साइबेरिया, साइबेरिया। तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, वहाँ पे साइबेरिया में बर्फीला क्षेत्र है, तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। इसी कारण भारत में लगभग यानी न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, इसीलिए इसको कहते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत की जो जलवायु है मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसको अपन कह सकते हैं उपोष्ण मानसूनी जलवायु। क्या कह सकते हैं? भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो ये आपको ध्यान रखना, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का मतलब है ये 6 महीनों में मौसम अलग हो जाता है और 6 महीनों में मौसम अलग हो जाता है। यानी एक बार आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून आता है। यानी ये स्थितियाँ चेंज होती रहती है, इसलिए मौसम के अनुसार चेंज होने को, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? मानसूनी प्रदेश या मानसूनी जलवायु कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। फिर अपन बात करेंगे ये जो जलवायु है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी है। अब देखो किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इनको अपन देखते हैं एक बार। 2-3 जो कारक है मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो ये 6 क्लास में आपको इतना नहीं मिलेगा, केवल नाम लिखे हुए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना। देखो जलवायु को जो उच्चावच की स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे एक अपन बात करते हैं उच्चावच स्थिति हो गए, एक अपन बात करते हैं अक्षांश स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। देखो ये जो आपका मान लो भारत है, ये भारत है। अब देखो पहला यहाँ से एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, और ये कहाँ पे आपका मान लो दिल्ली, कोई भी स्थान ले लें। तो देखिए ये ऊंचाई पे स्थित है। कहाँ पे? ऊंचाई पे स्थित है। एक ही अक्षांश पे है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो जलवायु है अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे ठंडा मौसम है और यहाँ पे चाय वगैरह होती है दार्जिलिंग में, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अक्षांश स्थिति और उच्चावच। अक्षांश एक ही अक्षांश में, उच्चावच का मतलब ऊंचा और नीचा स्थान। तो देखो ये वाला ऊंचा स्थान है, ये वाला नीचा स्थान है, तो ये इस प्रकार। तो ये ऊंचाई भी इसको प्रभावित करती है, उच्चावच भी और अक्षांश स्थिति। अब समुद्र से दूरी किस प्रकार से प्रभावित करती है? देखो ये आपका राज्य है केरल या गोवा, और यहाँ पे है आपका राजस्थान, मान लो ये राजस्थान। तो देखो ये पास में है, ये तो क्या है इसके पास में है, और राजस्थान देखो यहाँ से दूर है। तो यहाँ पर तो मरुस्थल वगैरह है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। यहाँ पर समुद्र के पास वाले स्थान पर हमेशा क्या मौसम कैसा रहता है? मौसम हमेशा यह जलवायु रहती है आपकी सम जलवायु रहती है, मौसम समान रहता है। लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अंतर आता है, बाकी पूरे वर्ष समान रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी जो फसलें हैं, जैसे मूंगफली अपन के उत्तर भारत में आपके खरीफ की ऋतु में होती है, लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ और अपन कह सकते हैं रबी दोनों में हो सकती है। कुछ ऐसी फसलें हैं जो यहाँ पे दोनों में होती हैं, तो वर्ष भर हो सकती हैं। ये सम जलवायु का प्रभाव है। तो ये समुद्र तल से दूरी है, ये इस प्रकार से आपको प्रभावित करती है जलवायु को। तो हमने देखा कि समुद्र तल से दूरी है, ऊंचाई है, और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर अपन राजस्थान की बात की जाए तो देखो राजस्थान में भी अगर आपको जलवायु में परिवर्तन है, देखो एक स्थान दिया हुआ है राजस्थान में माउंट आबू, और एक स्थान दिया हुआ है आपका मान लो अपने देख लिया जोधपुर। देखो ये क्या है? ऊंचाई परिस्थिति है, पहाड़ी परिस्थिति है, गुरु शिखर, ठीक है। और ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है, ये मैदान में है। तो देखो यहाँ की जलवायु अलग है, और यहाँ पे राजस्थान में एक जगह मात्र है माउंट आबू, जहाँ पे आपको सदाबहार वन मिलेंगे, बहुत ही ऊंचे वन, सदा हरे भरे रहने वाले वन, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, उनका तना बड़ा होगा, लंबाई में बड़े होंगे, उनकी छाल मोटी होगी। जबकि जोधपुर में कैसे वन मिलेंगे? आपको
छोटा वन मिलेगा, झाड़ियों जैसे वन, पत्तियां छोटी मिलेगी, तन्ना एकदम छोटा मिलेगा, इनकी जो छाल है वो उभरी हुई मिलेगी, पतली मिलेगी, और यहाँ पे पानी की कमी मिलेगी और यहाँ पे पानी की कमी नहीं मिलेगी। तो ये ऊंचाई में क्या है, राजस्थान का भी एक उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं भारत में जो ऋतु हैं। देखो भारत में जो ऋतु हैं 3 प्रकार की मुख्य रूप से ऋतु है। एक अपन बात करते हैं जैसे ऋतु की, जैसे मान लो अपन मार्च से शुरू होता है, मार्च से जून तक, और एक हो जाएगा जून से आपका जून से सितंबर ले लो, जून से सितंबर, और एक ले लो आप दिसंबर से फरवरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी 3 चीज़ें हैं, आपका दिसंबर से फरवरी हो गए एक हो गया आपका जून से सितंबर, और एक हो गया मार्च से जून। मार्च से लेकर क्या हो जाएगा, मार्च से मई तक हो जाएगा, या मार्च से मई लिख देता हूँ ताकि ये इसमें आ जाएगा जून, तो मार्च से मई, इसमें जून आ जाएगा। अब देखो इसमें होता है क्या, ये ऋतु मुख्य रूप से 3 प्रकार की, 1, 2 और 3। ये किस प्रकार मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पे ऋतु भी परिवर्तन होता है। देखो मार्च से लेकर जो मई है ये वाला, यहाँ पर गर्मी आना शुरू होती है। क्या होती है, यहाँ पे गर्मी आना शुरू होती है, ग्रीष्म काल। क्यों, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे जो आपका सूर्य है, ये सूर्य, ये मार्च में यहाँ पे रहता है सूर्य। मार्च में कहाँ रहता है सूर्य, ये यहाँ लिख देता हूँ सन। सूर्य मार्च में यहाँ, ये कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा, तो मार्च में सूर्य यहाँ रहता है। मार्च से फिर ये जून में यहाँ जाता है, जून में उत्तरायण होता है, तो जून में फिर पूरी गर्मी हो जाती है। यहाँ तो गर्मी शुरू होती है, धीरे धीरे ये सूरज इधर से इधर चला जाता है, फिर ये गर्मी होती है। फिर जून से वापस यहाँ देखो सितंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सितंबर में वापस सर्दी आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है, सर्दी, यहाँ लिख देता हूँ। और फिर सितंबर से देखो यहाँ दिसंबर है, तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी है, लेकिन अपन के यहाँ पे क्या है, सूरज पूरा दक्षिणी गोलार्ध में, तो अपन के यहाँ पे सर्दी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है, यहाँ से सर्दी शुरू होती है, और यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे तो सर्दी शुरू है, और यहाँ पे सर्दियों का प्रभाव रहता है। यहाँ पे फिर सर्दी अधिक रहती है, सर्दी क्या आती है, अधिक। तो ये 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। यानी मार्च से लेकर मई का जो मौसम है वो थोड़ा सा आपका क्या रहता है, धीरे धीरे तापमान शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे उत्तरायण होता है, तो यहाँ पे। और इस वाली जो ऋतु है, ये वाली, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और जून से सितंबर वाली जो ऋतु है, इसको अपन क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जून से सितंबर वाली ऋतु को अपन क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। देखो मार्च से मई, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु, और ये हो जाएगा आपका शीत ऋतु। क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। तो देखो अब मानसून क्या है, जो ये जून से सितंबर होता है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो ये वाला है, इसको अपन क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। और उत्तर पूर्व मानसून किस प्रकार से, देखो मैं आपको पहले ये वाले आप समझ लो, मार्च से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु है, जून से लेकर सितंबर तक आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु है, और दिसंबर से जो फरवरी है उसमें आपका शीत ऋतु, और अपन उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अब देखो मानसून की ऋतु किस प्रकार से परिवर्तन होती है मानसून में, तो ऋतु तो 3 हो गई। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे मध्यम गर्मी, और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। अब अपन बात करेंगे मानसून, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये उत्तर पूर्वी मानसून है। तो भारत में 2 प्रकार के मानसून है, वो किस प्रकार से गर्मी और सर्दी का प्रभाव में देखो चेंज होते रहते हैं। तो देखो जलवायु कटिबंध दशाएं, इसके लिए 2 चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखो एक तो आपको ध्यान रखना होगा तापमान, और एक आपको ध्यान रखना होगा दाब। तो देखो दोनों चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे मान लो आपका दक्षिणी भारत हो गया, ये दक्षिण भारत, ठीक है। अब जैसे अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है, यहाँ पे देखो हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, हिंद महासागर है। देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, स्थल भाग है, ये स्थल भाग है, स्थल भाग पे देखो ताप, और यहाँ पे लिख देता हूँ दाब।
और ये आपके जल भाग है, जल भाग में ताप, और यहाँ लिख देता हूँ दाब। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य इधर आता है, यहाँ पे जून महीने में क्या है, गर्मी, अपन कहते हैं ना वर्षा ऋतु, तो जून महीने में आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जून क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य रहता है जून में, तो यहाँ तापमान अधिक रहेगा, और तापमान जब अधिक रहता है तो ताप और ये जो दाब है ना, ये दाब ये हमेशा विलोमानुपाती रहते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत। तापमान अधिक होगा तो दबाव कम हो जाएगा, दबाव अधिक होगा तापमान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तापमान अधिक है और यहाँ पे दबाव कम है। तो ये देखो गर्मी की ऋतु में, और गर्मी स्थल भाग तो जल्दी गर्म हो गया, और इसकी तुलना में जलीय भाग है जो कम गर्म होगा, तो तापमान यहाँ क्या रहेगा, कम रहेगा, और तापमान कम रहेगा तो दबाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्या रहेगा, आपका दबाव क्या अधिक रहेगा, वायुदाब क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और वायुदाब अधिक रहेगा तो क्या होगी, आपको पता है कि जो पवन है, ये आपकी जो पवन है, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। किस ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो देखो यहाँ उच्च दाब है गर्मियों में, यहाँ देखो निम्न दाब है, तो पवन इस प्रकार से चलती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ये वाला। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मियों में स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, उसकी तुलना में जलीय भाग है कम गर्म होता है। अगर जल्दी गर्म होता है तो यहाँ जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य रहेगा तो तापमान अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ पे दबाव कम होगा, और इसकी तुलना में यहाँ तापमान कम होगा, यहाँ दबाव ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया आपका गर्मियों में। गर्मियों में इस प्रकार से ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की ओर आगे बढ़ता है। तो एक मानसून तो हो गया आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून, एक तो कौन सा हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक अपन बात करते हैं, एक होता है उत्तर पूर्व मानसून। ये क्या होता है, देखो उत्तर पूर्व मानसून, ये किस प्रकार है, इसकी स्थितियां क्या, देखो ये सेम का सेम आपको ध्यान रखना, यह ऋतु चेंज हो जाएगी। अब देखो अब देखो ये मान लो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है, और यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी शीत ऋतु आ जाएगी, या अपन कह सकते हैं सर्दी की ऋतु। ये लो अपन सर्दी कह देते हैं, ये सर्दी की ऋतु आ गई, सर्दी की ऋतु आ गई, ताप दाब सेम है। और ये वाला आपका स्थल भाग है, स्थल भाग में ये ताप हो जाएगा, ये दाब हो जाएगा। अब देखो जब सर्दी की ऋतु कब आएगी, जब ये सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, यानी मकर रेखा के ऊपर चला जाएगा। तो सूर्य मकर रेखा के ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है ये वाला भाग स्थल भाग है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ तापमान कम हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा तापमान रहेगा, तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ताप, यहाँ पे फिर क्या होगा, जल भाग गर्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये ज़्यादा गर्म रहेगा इसकी तुलना में, और ये दाब क्या हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा। ताप का विपरीत दाब हो जाएगा। तो देखो जो पवने हैं, जो पवने उच्च दाब से चलेगी, तो पवन का दाब क्या है, उच्च, ये वाला। तो पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी साइबेरियाई क्षेत्र से ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर भारत में चलती है। तो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वो शुष्क प्रदेश है, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से कहीं बारिश नहीं होती है। लेकिन कुछ पवने हैं जैसे यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, तो ये पवने यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है। क्या करती है, आर्द्रता, और आर्द्रता ग्रहण करके क्या करती है, ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये वाला, तो इस क्षेत्र पे क्या करती है, बारिश करती है। तो सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से कौन से राज्य में बाढ़ आती है या ज़्यादा बारिश होती है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। और इसके विपरीत जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो ये जो मुल्तान है, थार का मरुस्थल है, या तिब्बत वाला पठार है, ये क्या गर्म होकर इंजन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। अभी निम्न दाब का केंद्र कहाँ है, यहाँ हिंद महासागर में, तो पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही है। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका मतलब है आपने पढ़ा मानसून क्या होता है, मानसून की दो स्थितियाँ क्या है, और मानसून आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ चुका होगा। और इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको जो भी मैंने मौखिक रूप से बोला हो या ये चित्र के माध्यम से समझाया, ये आपको आराम से समझ में आ सके। फिर देखो, फिर अपन बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यानी भारत में आपको पता है, भारत उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रदेश है। तो देखो
ये जो भारत है, भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है मुख्य रूप से एक तो यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़, इसी को अपन क्या कहते हैं, पर्णपाती, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। और एक है आपके मानसूनी वन, मानसूनी, एक आपके यहाँ पे सदाबहार वन, सदाबहार वन। और हिमालय वाले क्षेत्र में आपके टुंड्रा वन पाए जाएंगे। हिमालय वाले क्षेत्र में कैसे, टुंड्रा, बर्फीला क्षेत्र है। तो देखो एक तो जैसे, और सबसे ज़्यादा वन है ना, सर्वाधिक भारत में ये वाले वन पाए जाते हैं, पर्णपाती मानसूनी वन, ठीक है। और सदाबहार वन, और इन्हीं को सदाबहार वन को दो भागों में बांट देते हैं, एक तो आर्द्र सदाबहार वन होता है, एक आपका शुष्क सदाबहार वन होता है। देखो सदाबहार वन तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पे पेड़ माउंट आबू की तरह होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, ऊंचाई बड़ी होगी, उनकी पत्तियाँ बड़ी होगी, छाल मोटी होगी, पेड़ों का जो साइज है वो, उनका तना बड़ा होगा, जड़ें छोटी होगी, इस प्रकार के। और सदाबहार वनस्पति वो है आपका सदाबहार, उसको अपन आर्द्र कहते हैं। लेकिन जब शुष्क वाली बात की जाए तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, या अपन कह सकते हैं 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश में वहाँ पे शुद्ध शुष्क सदाबहार वनस्पति होती है, और 200 से लेकर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार आर्द्र वनस्पति होती है। अब मानसूनी वनस्पति, ये पतझड़ वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, यहाँ पे 100 से कम बारिश होती है, 100 से भी कम बारिश होती है। अपन कह सकते हैं 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाली बारिश है वो यहाँ पे होती है, इनको पर्णपाती वन, और सर्वाधिक मात्रा में यही वन पाए जाते हैं। और एक राजस्थान वाले क्षेत्र में शुष्क वन पाया जाता है, जिसको अपन मरुदबिंद वन कहता है या मरुस्थलीय वन कहता है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे केर है, खेर है, खेजड़ी है, बबूल है, या नागफनी है। इस प्रकार से छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये शुष्क वन पाए जाते हैं, जहाँ पे पत्तियाँ छोटी होगी, पेड़ छोटे होंगे और उनका तना छोटा होगा, और इनमें जड़ें लंबी होगी, और पानी का अभाव रहेगा यहाँ पे। तो ये सारी ये वनस्पति भाग। और बर्फीले क्षेत्रों में टुंड्रा या टेगा प्रदेश वाली जो है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जो आपका ठंडा भूस्थल है, वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। अब अपन बात करते हैं, देखो वन्य प्राणी। वन्य प्राणियों में आपको पता है भारत में कई प्रकार की वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें आपको वन्य प्राणियों का संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। इन जो आपके जंगली जीव है या समुद्री जीव है, या अपन कह सकते हैं जो वनस्पति में विचरण करने वाले जो ऐसे जीव हैं, उनके आवास को नष्ट नहीं करना है, उनके आवास को बनाए रखना है, और अपनी जो आवश्यकता है उनके वैकल्पिक तौर पे कुछ ऐसे स्रोत होने चाहिए, उनसे अपन पूर्ति कर सके, ताकि इनके वनों को अपन कम से कम नष्ट करें। और इनमें जंगली जो हाथी है, गेंडा है, जैसे एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है, जैसे आपका हिरण पाया जाता है, डांसिंग हिरण मणिपुर में पाया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के हाथी कर्नाटक वगैरह, केरल वगैरह में पाए जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो जीव जंतु है, वन्य प्राणी हैं, उनका संरक्षण करना अपन को आवश्यकता है। एक बुक आती है जिनमें संकटाग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है, रेड डाटा बुक, वो आपको ध्यान रखना, रेड डाटा बुक। वहाँ पे जो कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है, उनको रखा गया है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी इन वन्य प्राणियों में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ है। और भारत सरकार ने इनके लिए संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बना रखा है। उनके माध्यम से अपन सरकारी नीतियों के माध्यम से यहाँ से अपन इनको वन्य प्राणियों को शिकार नहीं करना चाहिए और इनकी सुरक्षा करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। अब अपन बात करते हैं वनों की आवश्यकता क्यों हुई। वनों की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जैसे हमें मान लो फल फ्रूट चाहिए तो पहले वन होना चाहिए, वन होंगे तभी फल फ्रूट होगा। वनों से जड़ी बूटियाँ मिलती है, वनों से इमारती लकड़ी मिलती है, वनों से गोंद है या जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, ये मिलती है। वन होंगे तो हमारी जलवायु अच्छी होगी। वन जहाँ ज़्यादा होते हैं वहीं पर बारिश होती है, वन जहाँ होते हैं वहाँ का मौसम सुहाना रहता है, वहाँ पर गर्मी कम होती है क्योंकि वन उनका अवशोषण कर लेते हैं। जहाँ पे वन है, वन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि वन होगा तभी तो वन हमको क्या देंगे? ऑक्सीजन। वन हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण। तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन का काम कौन करता है? वन करते हैं। और वन गर्मी को अवशोषण करने का काम करते हैं, और वन हमें छाया देते हैं, वन हमें इमारती लकड़ी देते हैं। तो वनों से कई प्रकार के हमारे को लाभ है। इसीलिए वन हमारे को जलाने के लिए इमारती लकड़ी भी देता है। तो वन हमारे लिए कई तरीकों से जो लाभदायक है। वनों पे कुछ ऐसी जो जीव जंतु हैं जो केवल वनों के ऊपर ही रहते हैं,
कुछ ऐसी प्रजातियां भी है तो वनों पे ही निवास करती है। जैसे अपन कह देंगे भारत की जो कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं वो एकांत में रहना पसंद करती है। कुछ वन्य प्राणी भी है जो उनको प्राकृतिक आवास के लिए वन होना आवश्यक है। तो जैसे बाघ है, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, कंगारू है, ये जो सारे, कंगारू तो वर्तमान में नहीं है लेकिन उनके लिए भी जो क्या है, वन होने आवश्यक है। इसलिए हमें वनों की आवश्यकता है। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा, हमारे भारत देश के टॉपिक में प्राकृतिक जो आपके वनस्पति है, मानसून है, ऋतु है, जलवायु है, मौसम है और वन्य जीव है और वनों की आवश्यकताओं के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आप कमेंट जरूर करें और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।